हो 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 है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हो 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 काली गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया में बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आर्मी एजुकेशन हब। तो इस नए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों को पता भी है हमारे नए चैनल से जुड़ गए उनको, और जो हमारा पुराना चैनल है, जो मेन चैनल है आरजी कृष्ण एजुकेशन, वहाँ नहीं जुड़े तो वहाँ उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जो विद्यार्थी वहाँ नहीं जुड़े वहाँ भी सब्सक्राइब कर लो और यहाँ भी सब्सक्राइब कर लो। जो भी आर्मी की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता होगा आर्मी एजुकेशन, जो हम बात करें आर्मी एजुकेशन अब, इस पे आपको पता है मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं। आर्मी के प्रीवियस ईयर का पेपर या मॉक टेस्ट करवाया जाता है। तो आज का हमारा मॉक टेस्ट होगा, बड़ा ही शानदार होगा। जल्दी से लाइव आ जाएगा। सुबह 11 बजे वाली क्लास का हमारा टाइम हो गया। जैसा कि वहाँ आपको पता है रेगुलर 11 बजे जो आर्मी एस की बुक करवाई जा रही है, और यहाँ आपका प्रैक्टिस सेट या हम खुद न्यू पैटर्न के आधार पर करवा रहे हैं या प्रीवियस ईयर का कई बार पेपर करवाते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब, रेड कलर का जो बटन है उसको दबाकर जो साइड में बेल आइकन आएगा उस पर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप शुरुआत से क्लास देख पाओ। जल्दी से एक बार शेयर कर दो, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों को पता नहीं चलता है। कई बार इस पे होती है और कई बार उस पर, तो दोनों चैनल सर्च करके आप देख लिया करो। वैसे जो रेगुलर क्लास लेते हैं उनको मैं पहले भी सूचना दे देता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि अपनी स्क्रीन के सामने, ये एकदम हम बात करें न्यू पैटर्न के अनुसार मेरे स्वयं के द्वारा पेपर तैयार किया गया है। बड़ा ही शानदार पेपर आपको लगेगा, पूरा देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। शानदार जो एग्जाम के पैटर्न के अनुसार आगामी पेपर है उसके अनुसार ये तैयार किया गया। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किस के समकालीन थे? पहले बात तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, यहाँ से मैं काफ़ी सारे डिस्कस भी करूंगा प्रत्येक ऑप्शन का। अर्थशास्त्र के लेखक है कौन, ये पता होना चाहिए पहली बात तो अर्थशास्त्र के लेखक की बात करें तो कौटिल्य या कह दो चाणक्य या कह दो विष्णुगुप्त, एक ही बात है, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है वो आपको पहले पता होना चाहिए। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आप करोगे कौटिल्य, विष्णुगुप्त या कहे चाणक्य, एक ही नाम है, सब ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा कौटिल्य थे वो महामंत्री थे, किसके थे आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, भारत में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो आप सबको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जब भारत आया था, कौन आया था आपको पता होगा, मेगस्थनीज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप नोट कर लीजिएगा। मेगस्थनीज था वो भारत में आने वाला प्रथम, हम बात करें विदेशी यात्री था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। ऐसे आ सकता है मेगस्थनीज भारत कब आया था। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसे बनता है, हम बात करें भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को आपको पता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें मेगस्थनीज की पुस्तक आपको पता होना चाहिए कौन सी है, इंडिका नामक पुस्तक मेगस्थनीज ने जो भारत के लिए लिखी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में आने योग्य क्वेश्चन है आपका।
पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप सबको पता होगा पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो हाल ही में जो दिए गए हैं वो भी आपको आज कमेंट करके बताना। हाल ही में जो पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले कौन कौन भारतीय है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको पता होगा ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। पुलित्जर पुरस्कार होता है वो आपको पता होना चाहिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये क्वेश्चन आप आगामी एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा सिनेमा जगत में हम बात करें ऑस्कर पुरस्कार, काफ़ी बार आर्मी एग्जाम में आ चुका है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप करोगे सिनेमा जगत में। और बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो आपको पता होगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, आपको पता होना चाहिए। और बात करें तो खेल से संबंधित जो पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न हो गया। जो राजीव गांधी खेल रत्न की बात करें तो वो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। और बात करें भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार यानी नागरिक पुरस्कार की बात करें वो भारत रत्न है। और सर्वोच्च हम बात करें वीरता पुरस्कार वो है परमवीर चक्र। ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 3 आपके स्क्रीन के सामने देखा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। नासा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होगा नासा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो वो थी कल्पना चावला। आप सबको पता होगा भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला थी। अब यहाँ से और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको आ जाए शिल्पा शेट्टी का संबंध किससे है? तो आपको पता होगा शिल्पा शेट्टी का संबंध एक अभिनेत्री है। शिल्पा शेट्टी क्या है? एक अभिनेत्री है। अब बात कर लेते हैं सुचेता कृपलानी, वो क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो सुचेता कृपलानी की बात करें तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कौन है? सुचेता कृपलानी है। अब बात कर लेते हैं एनी बेसेंट कौन है? आपको पता होगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? एनी बेसेंट थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। एओ ह्यूम आपको पता होगा और संस्थापक एओ ह्यूम थे। और इसका प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो WVC बनर्जी थे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ICC का मुख्यालय कहाँ है? ICC आपको पता है क्रिकेट जो क्रिकेट से संबंधित है उसका मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो ICC का मुख्यालय आप सबको पता होगा दुबई में। ICC के मुख्यालय की बात करें तो आपको पता होगा दुबई में। अब काफ़ी सारे विद्यार्थियों को पता है क्रिकेट का जन्मदाता देश की बात करें तो इंग्लैंड है, इसलिए वो लंदन कर देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, लंदन नहीं करना है। आपको कहीं क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन सा है तो आप करोगे इंग्लैंड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बात कर लेते हैं UNO का मुख्यालय, आपको पता होगा UNO संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके मुख्यालय की बात करें UNO लिखना है, ठीक है। UNO के मुख्यालय की बात करें तो आपको पता होगा न्यूयॉर्क है। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। और WHO आपको पता है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका मुख्यालय की बात करें तो वो है जेनेवा में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 5 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस नारे की बात करूं तो आप सबको पता होगा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। होम रूल लीग की स्थापना आपको पता होगा किसने की थी? जल्दी से बताएगा होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ये आज आपको लंबा कमेंट करके बताना है इसकी स्थापना किन किन ने मिलकर की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी चुका है और मैंने उस चैनल पे कई बार आपको बता भी चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख नारे, आपको याद रखने चाहिए, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है। एक तो सुभाष चंद्र बोस के नारे की बात करूं तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र जी बोस का नारा है। और आपको पता होगा नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र जी बोस ने दिया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के नारे की बात करूं तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती है, उसने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। सार्क एक देशों का क्या है? संगठन है। इसमें मेंबर अब वर्तमान में बात करें तो 8 मेंबर है। कितने देश सदस्य है इस सार्क में? तो आपको याद रखना 8 मेंबर है। आगामी जो भी परिवर्तन होता है तो आप उससे अपडेट रहिएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से और भी क्वेश्चन बनता है। पहले बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर जो ये बोल रहे 1985, उसका बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं स्थापना, आपको पता है ये ढाका बांग्लादेश में हुई थी। स्थापना हुई कहाँ थी? ढाका बांग्लादेश में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की हम बात करूँ जो मुद्रा वो टक्का है। अब बात कर लेते हैं इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है।
अब काफ़ी सारे विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूज रह जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सार्क का मुख्यालय की बात करें तो आपको क्या करना है, काठमांडू करना है। क्या करना है, काठमांडू। काठमांडू आपको पता होगा नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। नेपाल की राजधानी की बात करूँ तो क्या है, काठमांडू है। और आपको पता होगा भारत की सर्वोच्च चोटी बात करें कहाँ है, आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट है, वो भी आपको पता है नेपाल में। नेपाल में उसे सागरमाथा कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं 1885 में, अभी बता रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। आपको पता होगा प्रथम अध्यक्ष की बात करें डब्ल्यू.बी.सी. बनर्जी रहे थे। अब बात कर लेते हैं आपकी 1935 में किसकी स्थापना हुई थी, आरबीआई की। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी बार बता दिया। आरबीआई का मुख्यालय या कहे आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना हम बात करूं तो 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी, उस वक्त हम बात करें आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मैंने काफ़ी बार बता दिया मुंबई में है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 7 आपके स्क्रीन के सामने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो पहले बात तो कर लेते हैं बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था, तो वो क्वेश्चन भी आपको मैंने काफ़ी बार बता दिया। बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए पहली बात। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की राजधानी, अभी बता रहा था ढाका है, और उसकी बात करें मुद्रा टक्का है। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के वर्तमान में, आपको पता होगा प्रधानमंत्री की बात करें शेख हसीना, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ लिखा है बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो किसने लिखा है, तो आप सबको पता होगा भारत और बांग्लादेश दोनों का जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किन दो देशों का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, तो भारत का और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो नोट कर लीजिएगा। पहले बात कर लेते हैं भारत का जो राष्ट्रगान है, भारत के राष्ट्रगान में कितने समय लगता है, आपको पता होगा 52 सेकंड। और भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम आपको पता है 65 सेकंड लगता है। और बात करें वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और बात करूं बेनजीर भुट्टो के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ये हम बात करूं जो पाकिस्तान की क्या थी, प्रधानमंत्री थी, प्रथम मुस्लिम प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं, महिला मुस्लिम प्रधानमंत्री, इस तरह से। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही आसान आपको दिखाई दे रहा होगा, सब क्वेश्चन के बारे में ऑप्शन कर रहा हूँ। यदि आपको क्लास अच्छी लगी रही तो दिल से लाइक करते रहेगा, हमें प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहेगा आरजी किशन एजुकेशन टीम को। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैंने क्वेश्चन आज इंक्लूड किया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो पहले बात तो कर लेते हैं लोकसभा का नेता कौन होता है, आपको पता होगा, जल्दी से बताइएगा। अब बात कर लेते हैं लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करूं तो ओम बिरला जी। कौन है ओम बिरला जी, आपको पता है लोकसभा के अध्यक्ष है वर्तमान में, जो कि कोटा बूंदी, राजस्थान के कोटा बूंदी से क्या है, सांसद है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो नोट कर लीजिएगा। रक्षा मंत्री की बात करें तो श्री राजनाथ सिंह है, और गृह मंत्री की बात करें तो अमित शाह है, और कैलाश चौधरी की बात करें तो वो भी आपको पता होना चाहिए, राज्य एवं कृषि मंत्री है, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 9 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भारत का सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाला राज्य कौन सा। मैंने कहा था ना, अब करंट टाइम के अनुसार पूरा पेपर एकदम मतलब जिस तरह पेपर अभी आना चाहिए उसी तरह से मैंने टोटल क्वेश्चन इंक्लूड किए। तो भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाला वर्तमान में राज्य की बात करें तो वो आपको पता होगा महाराष्ट्र। क्या है महाराष्ट्र, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं बता देता हूँ। पहले बात तो सर्वप्रथम लॉकडाउन लागू करने वाला, कोरोना महामारी को देखते हुए सर्वप्रथम लॉकडाउन लागू करने वाला राज्य कौन सा है, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो कौन सा है। हम बात करूं राजस्थान है, कौन है, राजस्थान। अब बात कर लेते हैं और जो भी गिरनार की पहाड़ी, आपको पता होगा गुजरात में, कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, आपको पता होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। देखते कौन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो बंदरगाह कर दिया गया, जो कांडला बंदरगाह था। और पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात करूँ 10 आपके स्क्रीन के सामने है, भारत की क्या है, भारत की, यहाँ थोड़ी 2 बार लिख दिया क्या, थोड़ा एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, ये काट दो। भारत की प्रथम निजी ट्रेन कौन सी, ये आपको पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने काफ़ी बार बता रखा है। भारत की प्रथम निजी ट्रेन की बात करें तो वो है तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनता है जो भारत की प्रथम निजी या कहीं प्राइवेट लिमिटेड ट्रेन है, ये आपको पता होना चाहिए। और बात करूं इसकी चाल की, अधिकतम चाल की वर्तमान में बात करें 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अधिकतम चाल रिकॉर्ड की गई, ये आप नोट कर सकते हैं। और 20 डिब्बों वाली वर्तमान में हम इसे कह सकते हैं, आगामी जो भी परिवर्तन होगा आप ध्यान रख सकते हैं।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है? विंग्स ऑफ फायर। ये पुस्तक इसका कई बार एग्जाम में आ चुका है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक आप सबको पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम है, जो भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। अब काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ चुका है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक की बात करूं तो गीतांजलि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। गीतांजलि किसकी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए। गीतांजलि की बात करूं तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध क्या है? रचना है। और इसके लिए आपको पता है गीतांजलि के लिए 1913 में आपको पता है हम बात करूं तो रविंद्रनाथ टैगोर को आपको पता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात कर लेते हैं 1913 से एक क्वेश्चन और बनता है, भारत की प्रथम मूक फिल्म 1913 में आई थी। भारत की प्रथम मूक फिल्म कब आई थी? 1913 में आई थी। उसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र था। और बात करूं फिर प्रथम बोलती फिल्म की बात करें तो 13 का उल्टा कर दो, कितना होगा? 31। तो बोलती फिल्म की बात करूं तो आलम आरा आई थी, जो कब आई थी आपको पता है? प्रथम बोलती फिल्म की बात करूं तो वो 1931 में आई थी। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको लॉजिक से सब बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, थोड़ी आपको जानकारी पता होना चाहिए। क्या थे? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, मौलाना अब्दुल कलाम क्या थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। काफ़ी बार आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आप करोगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ध्यान देना, ये एपीजे अब्दुल कलाम है और ये अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। ये 1913 अभी बता दिया, नोबेल पुरस्कार मिला था जब गीतांजलि के कारण, ठीक है। और 1913 में प्रथम मूक फिल्म भारत की जो हम बात करें राजा हरिश्चंद्र, और 1931 में बोलती फिल्म आलम आरा आई थी। और प्रथम रंगीन फिल्म कौन आई थी? ये आज आपको कमेंट करके बताना, मैंने काफ़ी बार क्लासों में बता भी रखा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आप सबको पता होगा ये है छत्तीसगढ़ में, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। अब बात कर लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनते हैं राष्ट्रीय पार्क से संबंधित या उद्यान से संबंधित। तो आपको पहले बात तो एक बात कर लेता हूँ, गुजरात में कौन सा है? गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। और गिरनार की पहाड़ियाँ भी आपको पता है गुजरात में, और कांडला बंदरगाह भी गुजरात में, आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, आगे बात करूँ असम में, क्या आपको पता होगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वो क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करिए तो वो है असम में। और काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब बात कर लेता हूँ राजस्थान में, आपको पता होगा केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान काफी बार आ चुका है, जो भरतपुर वाला केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, वो बात करूं तो राजस्थान में। और आपको पता होगा सरिस का जो उद्यान है वो भी आपको पता है अलवर राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूँ 13 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, तेलंगाना किस राज्य का भाग था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना जो आपको पता है अब तो वर्तमान में 28 राज्य, कितने राज्य? 28। जब 29वां राज्य जो तेलंगाना बना था, अब 28 हो गया। आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश 8 है। अब बात कर लेता हूँ 29वां राज्य उस वक्त बना था, अब 29 नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो तेलंगाना बना था वो किस राज्य से अलग होकर बना था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बना था? तेलंगाना राज्य बना था। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो आपको पता होगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अब क्वेश्चन ऐसे आ चुका है उत्तराखंड किस राज्य का भाग था? पहले उत्तराखंड किस राज्य का भाग था? आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का भाग था। और उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी यूपी की राजधानी अब आपको पता होगा लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात करूं 14 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है? भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है। भारत के मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो सर्वाधिक मसाले की बात करें केरल में होते हैं, इसीलिए भारत के मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत का उद्यान। भारत का उद्यान किसे कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए। भारत का बगीचा कह दो या भारत का उद्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। भारत का उद्यान नोट कर लीजिएगा, ये यहाँ से जो भी कंफ्यूज आपकी सब दूर कर देता हूँ। पहले बात तो कर लेते हैं मसालों का उद्यान या कहे मसालों का बगीचा, तब आपको करना है केरल। और भारत का उद्यान कह दे या भारत का बगीचा कह दे तब आपको करना है बेंगलुरु। और कहे ऐसे कहना बगीचों का शहर, बगीचों का शहर भारत के लिए कह रहा हूँ, भारत के लिए बगीचों का शहर की बात करें ना तब आपको करना है कपूरथला। क्या करना है? बगीचों के शहर की बात करें तब आपको करना है कपूरथला। अब बात कर लेते हैं और भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता है जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी कहा जाता है। जयपुर आपको पता है राजस्थान की राजधानी है, तो इसे कहा जाता है गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही आसान जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, काफी बार एग्जाम में ये सारे आ चुके हैं।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूँ 15 आपकी स्क्रीन के सामने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के, क्योंकि आपको पता है जो स्थल सेना या जल सेना या हम बात करें वायुसेना अध्यक्ष से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। भारत के प्रथम सीडीएस कौन बने, तो भारत के प्रथम सीडीएस की बात करूँ तो आपको पता होगा विपिन रावत, जनरल विपिन रावत बने थे। आपको पता होना चाहिए जो प्रथम है, आपको पता है सीडीएस पद अभी लागू किया गया, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, चीफ डिफेंस स्टाफ, यानी तीनों सेनाओं के लिए ये स्पेशल हम कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ से सारे क्वेश्चन जो वर्तमान में आने लायक है। यहाँ से इस क्वेश्चन से आपके एक क्वेश्चन कोई भी एआरओ या बीआरएफ से हो जरूर मिलेगा आगामी एग्जाम में। आपको पता होगा राकेश भदौरिया की बात करूँ तो हम बात करें वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, राकेश भदौरिया है। और बात करूँ नौसेना अध्यक्ष कौन है, करमबीर सिंह है। और बात करूँ वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये सारे क्वेश्चन जो बनाए हैं एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऑप्शन भी सारे इस तरह इंक्लूड किए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपको पता है, क्योंकि 15 जीके के आते हैं, आपको पता होगा 15 साइंस और 15 मैथ और 5 रीजनिंग के वर्तमान में सिलेबस है, उसी के अनुसार ये पेपर तैयार किया गया है। क्वेश्चन क्या आपका, कोविड-19 बीमारी का संबंध किससे। पहले बात तो कर लेते कोविड-19 जो बात करें वो बीमारी अभी पूरे विश्व में क्या सब जगह फैल रखी है, आपको पता होगा। तो इसका पहले बात तो इसका संबंध कोरोना वायरस से, ऑप्शन नंबर जो बी बोल रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। हंता वायरस भी हाल ही में चर्चा में, आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, आपको पता होगा मलेरिया होता है। और घरेलू मक्खी से क्या होता है, हैजा फैलता है। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो मैं बता देता हूँ। अब कोरोना वायरस का कोविड-19 नाम क्यों रखा गया, पहले बात तो ये मैं बता देता हूँ, आपके मतलब दिमाग बढ़ाने के लिए बड़ी जानकारी होगी आपकी बात। इसका मतलब हम बात करें कोविड-19 नाम क्यों, WHO ने इसका नाम कोविड-19 क्यों रखा, इसके मैं बता देता हूँ। WHO का मुख्यालय पहले बात आपको पता होना चाहिए जेनेवा में है। और इसको कोरोना महामारी कब घोषित किया था, यह आपको कमेंट करके बताना कितनी डेट को किया था, आपको पता होगा। यदि मैं बात करूं तो यहाँ 19 का मतलब ये 2019, आपको पता है दिसंबर 2019 में ये बीमारी कब फैली थी, दिसंबर 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो चाइना का शहर है वुहान, वहाँ से शुरू हुई थी। तो अब बात कर लेते हैं, पहले बात तो 19 का मतलब हुआ 2019 से, और डी का मतलब हुआ दिसंबर, VI का मतलब हुआ वायरस, और CO का मतलब हुआ कोरोना। तो इस तरह से आपको पता होगा इसका नाम कोविड-19 रखा गया है। इसका लॉजिक है, इसे ही नाम नहीं रखा गया। तो ये जानकारी आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गई होगी। देखो CO का मतलब हुआ कोरोना, इसका नामकरण किस तरह से किया गया है। VI का मतलब वायरस। अब बात कर लेते हैं, कोरोना है वो वायरस जनित रोग है, जीवाणु जनित नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये संक्रमण रोग है, संक्रमण रोग है जो आपको पता है फैलता है। और डी का मतलब हो गया दिसंबर, और 2019 में फैला था इसलिए 19 लगाए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने, शून्य की खोज किसने की थी। मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ, वैसे आपको पता है मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी बता चुका हूँ कि शून्य की खोज जो भारतीय गणितज्ञ थे कौन थे, आर्यभट्ट ने की थी। आप सबको पता होगा भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर ही आपको पता है भारत का प्रथम उपग्रह का नाम भी क्या है, आपको पता होना चाहिए, प्रथम उपग्रह। प्रथम उपग्रह आपके एग्जाम में काफी बार आ जाता है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन है, तो आप करोगे आर्यभट्ट। और बात करें भारत का प्रथम संचार उपग्रह की बात करें तब आपको क्या करना है, जल्दी से बताएगा, एप्पल करना है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह की बात करें तो वो करना है एप्पल। और आपको बताओगा पाइथागोरस ने त्रिक नियम दिया था, त्रिभुजों से संबंधित है। और भी यहाँ जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के सामने क्या देखा है, बाइल का श्रावण कहाँ से होता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। बाइल का श्रावण आपको पता होगा यकृत से होता है, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही, काफी बार एग्जाम में आ जाता है। और आपको पता होगा, अब बात कर लेते हैं पीयूष ग्रंथि को। आपको पता होगा जो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता होगा यकृत है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है, सूर्य से हमें गर्मी कारणों से मिलती है। तो सूर्य से जो हमें गर्मी मिलती है वो किस कारण से मिलती है, आपको पता है। सूर्य से जो प्रकाश आता है वो किसके दौरान आता है, विकिरण के दौरान, यानी उसकी हम बात करें प्रकाश विकिरण के माध्यम से हमारे यहाँ फैलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। अब बात कर लेते हैं सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है, विटामिन डी विटामिन होता है वो सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सबको पता होगा सूर्य के प्रकाश जो हम बात करें पराबैंगनी किरणें होती है उनसे रक्षा ओजोन किरण करती, ओजोन हम बात करें ओजोन परत करती है, जिसका सूत्र होता है O3, त्रिपरमाणविक अणु है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 20 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, चेंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप सबको पता होगा चेंटी के डंक में बात करें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं संतरे होते हैं जैसे कई खट्टे फलों में आपको पता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है।
और भी जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप इंपॉर्टेंट नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करूं तो 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है, लोहे का अयस्क है। तो लोहे के मुख्य अयस्क की बात करें तो हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, आपको पता होगा। तो हेमेटाइट आपको पता है किसका अयस्क है, लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है, हेमेटाइट है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा बॉक्साइट से काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, यह है एल्यूमिनियम का अयस्क। एल्यूमिनियम का प्रतीक आपको पता है Al होता है। और बात करूं गेलेना किसका है अयस्क, जल्दी से बताइएगा। गेलेना की बात करूं तो आपको पता होगा शीशा, आप नोट कर लीजिएगा। शीशा का दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, लेड भी कहते हैं। शीशा को क्या कहते हैं, लेड भी कहते हैं। और इसके प्रतीक की बात करूं वो भी आपको पता होना चाहिए, पीबी होता है। इसका प्रतीक क्या होता है, पीबी होता है, क्योंकि कई बार प्रतीक भी दे देता है एग्जाम में। और बात करूं तो आपको पता है पारा थर्मामीटर में भरा जाता है, जो कि हम बात करें पारा एक धातु होते हुए विद्युत का क्या है, कुचालक है। और सामान्य तापमान पर वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, गोबर गैस कह दो या बायोगैस, बात आपको पता होगा। तो इसमें मुख्य घटक कौन सा होता है, तो आप सबको पता होगा गोबर गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। मीथेन का सूत्र आपको पता होना चाहिए CH4 होता है। और उसको क्या कहते हैं, मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो आप करोगे मीथेन को। मीथेन कह दो या मीथेन कह दो, एक ही बात है। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन, आपको पता है चिप्स की थैलियों में भरी जाती है। और वर्तमान में वायुयानों के टायरों में भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, पहले हीलियम भरी जाती थी। ऑक्सीजन आपको पता है आग जलाने में सहायता करती है। आग को बुझाने के लिए CO2 गैस काम में ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होगा। सर्वाधिक विषैली गैस की बात करें तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, यानी CO होती है। ये इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो खगोलीय दूरी के सबसे बड़े मात्रक की बात करूं तो आप सबको पता होगा, जल्दी से बताएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मैंने काफी बार बता चुका है, खगोलीय दूरी या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। और काफी बार क्वेश्चन आपको पता है प्रकाश वर्ष भी एक दूरी का मात्रक है, लेकिन सबसे बड़ा हम नहीं कह सकते। अब काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ चुका है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो वो दूरी का मात्रक। और फर्मी का मतलब होता है, फर्मी में कितने 10⁻⁻15 मीटर होते। फर्मी में कितने मीटर होते, एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते। और आपको पता होगा एक एंगस्ट्रॉम की बात करूं तो आपको पता है उसके द्वारा हम तरंग दैर्ध्य नापते हो, तो उसमें होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻10 और फर्मी में 10⁻15 होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 24 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। वर्तमान में वायुयानों के टायरों में गैस की बात करूं तो आप सबको पता होगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आपको पता होना चाहिए, काफी सारे विद्यार्थी हीलियम कर देते। जब आपको नाइट्रोजन ऑप्शन में मिले तो नाइट्रोजन करना है, हीलियम नहीं करना है। और नाइट्रोजन ऑप्शन में न मिले तब हीलियम करना है, ध्यान रखना। वर्तमान में थोड़ा आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पुराने जमाने में आपको पता है हीलियम गैस भरी जाती थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और चिप्स की थैलियों में भी आपको पता है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 25 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है, पारे का प्रतीक क्या है। तो पारे का प्रतीक आप सबको पता होगा Hg होता है। अब काफी सारे विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हो जाती है, H बड़ा लिखा जाएगा और G छोटा लिखा जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। और यदि हम बात करूं शीशा या लेड की बात अभी कर रहा था, Pb होता है। और आपको पता होना चाहिए ये चीज, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 26 आपके स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है। तो कंप्यूटर की आईसी चिप आप सबको पता होगा सिलिकॉन उपधातु, सिलिकॉन क्या एक उपधातु उससे बनी होती है, आपको पता होगा। सोडियम का प्रतीक आपको पता होगा क्या होता है, Na होता है, जिसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसे हम बात करें धातु पैकेट में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये वायु की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है। लिथियम आपको पता होगा सबसे हल्की धातु क्या है, लिथियम है। और ग्रेफाइट आपको पता है कार्बन का अपरूप है, ये अधातु होती है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और ग्रेफाइट आपको पता है जो पेंसिल निर्माण में इसका यूज किया जाता है। कार्बन के शुद्ध रूप की बात करें तो हीरा होता है, जो प्रकृति में सर्वाधिक कठोर है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 27 आपके स्क्रीन के सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये टेक्निकल वालों या कोई जीडी वाले कोई भी हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जीडी के एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 20 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध बताओ। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो आपको पता होगा पहली बात, एक तो होता है समांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। पहले बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम की, मैं बात कर लेता हूं। तो तुल्य प्रतिरोध आपको पता होना चाहिए, आर का मान जो होता है R1 + R2 इस तरह होता है, R1 + R2 + R3 इस तरह से चलता है, आपको पता होगा श्रेणी क्रम में। और यदि समांतर क्रम या बात करें पार्श्व क्रम, एक ही बात है, समांतर क्रम कह दो या पार्श्व क्रम कह दो, उसमें बात करूं तुल्य प्रतिरोध तो 1/R टोटल की बात कर रहा हूं तो क्या होगा 1/R1 + 1/R2 इस तरह होता है, आपको पता होगा आगे चलता रहता है। तो आपको यहाँ बात की है समांतर की, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, समांतर की बात की है, समांतर कह दो या पार्श्व कह दो। तो आपको पता है आर टोटल आर कितना होगा, तो आपका आर होगा R1 1/R1 +
R2, यही तो करेंगे R1 प्लस 1/R2। तो आप जल्दी से मान लिख दीजिएगा 1/R, यानी R टोटल की बात कर रहा हूँ, यहाँ R का मतलब ये है, ठीक है। 1 ये बात करें तो 20 और ये बात करूँ तो 1/30। तो आपको पता है एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका आएगा 60। कितना आएगा 60। ऊपर बात करूं तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। 5/60 का मतलब कितना होगा, 5/60 की बात करूं तो 1/12 होगा। 1/12 मान किसका है, 1/R का मान है। इसका मतलब R बराबर कितना आएगा 12 ओम आएगा। R बराबर कितना ओम आएगा 12 ओम आएगा। ओम आपको पता है जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, डी राइट होगा। समांतर क्रम में होगा तब तो हम इस तरह से करेंगे, और आपको कहता श्रेणी क्रम में होता तब आप डायरेक्ट जोड़ देते 30 और 20 50 ओम होता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी बार आ भी चुका है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है, क्षण चुंबक के मध्य चुंबकत्व कितना होता है। तो क्षण चुंबक के मध्य चुंबकत्व शून्य होता है, आपको पता होगा। और बात करूं विद्युत चुंबक या कहे अस्थायी चुंबक बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो नरम लोहे का यूज किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब बात कर लेते हैं, जो भी यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है, सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता किसकी होती है, कौन से पदार्थ की होती है। तो आप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, इस्पात। बिल्कुल उनका उत्तर सही, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ भी चुके हैं। लोहे का प्रतीक अभी बता रहा था एफ ही होता है, एफ बड़ा लिखना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 30 आपकी स्क्रीन के सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बथुआ क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो बथुआ आप सबको पता होगा एक पौधा होता है। आपको पता है बथुआ हम बात करें जो रबी की फसल होती है, आपको पता होगा जो गेहूं होती है या चावल, गेहूं में कह सकते हैं, ज्यादातर गेहूं या जौ में या बात करें चने में उगता है। आपको पता है ये क्या है, हम बात करूं जो पौधा होता है, आपको पता है खरपतवार होता है, एक तरह का क्या होता है, खरपतवार पौधा होता है। आपको पता है जो बथुआ हम राजस्थान में या हम बात करें पंजाब हरियाणा, यहाँ काफी सारे आपको पता भी है, बथुआ जानते भी होंगे आप। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बथुआ क्या है, काफी बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है शब्दावली से संबंधित, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 31, अब आपका मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ऐसी कौन सी संख्या है, क्या दे रखा है, ऐसी कौन सी संख्या जो न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो आप सबको पता होगा ऐसी संख्या आपको बतानी जो न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो आपको ये क्वेश्चन आपके नागौर भर्ती में आया हुआ है, तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य और न अभाज्य, आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रथम अभाज्य संख्या, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। प्रथम अभाज्य संख्या बताओ, नोट कर लीजिएगा। प्रथम अभाज्य संख्या की बात करें तो आपको करना है कितना, 2। प्रथम अभाज्य संख्या की बात करें तो आपको करना है 2। और प्रथम भाज्य संख्या की बात करें, प्रथम भाज्य संख्या की बात करें तब आपको करना कितना करना है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, 4 होता है। प्रथम भाज्य संख्या कौन होती है, 4 होती है। और काफी बार क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, तो वो क्वेश्चन भी आ चुका है, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। भाज्य संख्या का और अभाज्य संख्या का मतलब ये आता है, भाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाने वाली भाज्य होती है और भाग नहीं जाने वाली अभाज्य होती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 32 आपके स्क्रीन के सामने, जो कि लघुगणक के रूप को आपको लिखना है। आपको क्या दे रखा है, कर्णी घातांक रूप होता है, उसको आपको लघुगणक रूप में लिखना है। आपको क्या दे रखा है, 2 की घात 3। मैंने आपको बता रखा है, यदि थोड़ा बहुत ध्यान में तो 2 की घात 3 बराबर 8 होता है। आपको मैंने एक दिन बताया था, यदि a की घात, जैसे मान लो b बराबर क्या हो, x हो, a की घात b बराबर x हो, इसको मतलब हम लघुगणक के रूप में लिखते हैं, तो इस तरह लिखते हैं। आपको मैंने बताया था लोग में आधार कहाँ लगता है, लोग की या नीचे लगता है, आधार आपको पता है ए था। और जो बराबर वाला होता है वो यहाँ लिखा जाता है, और बराबर क्या लिखा जाएगा, जो घात होती है वो बराबर में ऐसे लिखते हैं। तो बिल्कुल यही नियम इसमें लगाना है, या आप नोट कर लीजिएगा, या हम बात करें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके ध्यान में रहे। यानी हम बात करें 2 की घात 3 बराबर 8 है, इसका मतलब लोग लगाओ पहले, तो क्या लगाएंगे, लोग। और आधार क्या होगा, जो यहाँ आधार क्या है, 2, तो आधार 2 लगा दो। फिर बात करें बराबर वाली संख्या, यहाँ लोग में लिख देते 8, और बराबर लिखेंगे जो घात कितनी है, 3 है, तो लोग। इस तरह आपका इसका जवाब होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा कौन सा है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा ना, बिल्कुल। आपको पता है 2 की घात कितनी करे कि 8 आ जाए, 3 करने पे आता है, बिल्कुल इसका ये लघुगणक के रूप होगा। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है, आपको इस तरह हल करना देता है, कहता है log 2 8 बराबर क्या होगा। अब आपको इस तरह क्वेश्चन दे देता है, तो इसका log का पढ़ने का तरीका ये होता है कि ये आधार है, 2 की घात कितनी करे कि 8 आए, तो 2 की घात कितनी करने पे 8 आता है, आपको पता है 3 करने पे, इसका मतलब इसका जवाब कितना होगा, 3 होगा। जैसे एक उदाहरण में वो ले लेता हूँ आपके लिए, जैसे मैंने लिख दिया log 5, आधार लिखा 5 और लिख दिया 625, तो आपको पता है इसका जवाब क्या होगा, आपको पता है
यानी ये आधार 5 है, इसका मतलब 5 की घात कितनी करेगी 625 आ जाए, तो आपको पता है 5 को 4 बार गुणा करने पे आता है, इसका मतलब इसका जवाब कितना होगा 4 होगा। तो इस तरह आप लॉग को हल कर पाओगे, यदि थोड़ा सा करनी घातांक जिसको आता है लॉग को भी आसानी से कर लोगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूँ 33 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। क्या जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि एक दुकानदार ने 2 पेंसिल पैकेट है 2 पेंसिल के, उनका मूल्य बताए 48 रुपये बताया, तो 18 पेंसिलों का मूल्य बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आपको दे रखा है एक दुकानदार ने 2 पैकेट पेंसिल का मतलब हुआ कितनी, एक पैकेट में हम पेंसिल बात करें 12 होती है, तो 2 पैकेट में कितनी होगी 24 होगी, 2 पैकेट में कितनी होगी 24 पेंसिलों का मूल्य आपको दे दिया। 24 पेंसिलों का मूल्य आपको कितना दिया लिख लीजिएगा जल्दी से। 24 पेंसिलों का मूल्य आपको दे दिया 48 रुपये। इसका मतलब एक पेंसिल का कितना आएगा, एक पेंसिल का बात करें तो 48/24, 48/24 का मतलब कितना आएगा 2 आएगा। एक पेंसिल का मूल्य आ गया 2 रुपये, एक पेंसिल का 2 रुपये है, इसका मतलब आपको कितना निकालना है 18 पेंसिलों का निकालना है। इसका मतलब 18 गुणा कितने करेंगे, 18 गुणा आपको 2 करना पड़ेगा, 18 गुणा 2 कर दो, 18 दूने कितने हो गए 36, तो आपका जवाब कितना आएगा 36 रुपये आएगा। आप आराम से इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे, यदि थोड़ा सा आपकी समझ में आ गया तो आप आराम से इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। यहाँ जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस तरह का क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, एक पैकेट का मूल्य इतना है तो आपको कहता है 18 पैकेट कहे या पेंसिल कहे, तो आपको ये नॉर्मल आना चाहिए। आपको यहाँ 18 पैकेट की बात नहीं की, यहाँ पेंसिल की बात की है, 18 क्या पेंसिल की बात की, ये आप नोट कर लीजिएगा। आपका 24 पेंसिल का मूल्य कितना है 48 रुपये है, तो पहले एक का निकालेंगे कितना आएगा 2 आएगा, फिर आपको पता है 18 पेंसिल का निकालना है, इसका मतलब 18 गुणा 2 करेंगे यानी कितना आएगा 36 रुपये आएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर बात करूं 34 आपके स्क्रीन के सामने बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको दे रखा है रूट के अंदर -2। आपको मैंने एक बात कई बार बता चुकी है, संख्या पत्ती मैंने टॉपिक करवा रखा बोर्ड पे, वहां मैंने बताया था आपको पता है रूट के अंदर माइनस की संख्या होती ही नहीं है। आपको पता है रूट के अंदर माइनस का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर का मान क्या है -9 है। ए स्क्वायर का मान किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, किसी भी संख्या का वर्ग क्या नहीं हो सकता माइनस में हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वो संख्या क्या कहलाती है, काल्पनिक कहलाती है। आप हमेशा ध्यान रखना वर्गमूल के अंदर कभी भी माइनस की संख्या नहीं आएगी, आपको पता है प्लस की आती है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग आपको पता है क्या नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए काल्पनिक संख्या नोट कर लीजिएगा काल्पनिक संख्या। और यही क्वेश्चन यदि प्लस में देता ना, ऐसे देता 9, तो 9 का आपको पता है वर्गमूल निकल जाता है, कितना आता है 3 आता है, 3 आता है। इसका मतलब ये तो होती है परिमेय संख्या, क्या होती है परिमेय संख्या होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए यदि प्लस की संख्या और पूरा वर्गमूल निकल जाए परिमेय होती है, जबकि मैं जैसे लिख देता हूँ रूट हमने लिख दिया 5, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता, ये होती है अपरिमेय संख्या। जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो तो होगी अपरिमेय, और माइनस की संख्या आ जाए तब तो आपको देखना ही नहीं है, बिल्कुल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा काल्पनिक संख्या। और रूट निकल रहा हो इसका मतलब परिमेय, और नहीं निकल रहा हो इसका मतलब अपरिमेय। ये आप नोट कर लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन काफी बार आ जाता है तो आप आराम से कर पाओगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, -2 कितना, 2 1 मिनट कितना होगा 4 होगा, प्लस का 4 होगा, भले ही 2 कर दो कितना आएगा आपको पता है प्लस का ही आएगा। इसीलिए मैं बता रहा था किसी भी संख्या का वर्ग क्या नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये आप अभी सीख पाए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि राम अपनी यात्रा आधे समय 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा अगले आधे समय 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो राम की एवरेज चाल बताओ। आप हमेशा ध्यान रखना जब समय समान हो, नोट कर लीजिएगा 2 चीज मैंने बता रखी है एवरेज चाल में, समय समान हो, समय क्या हो समान हो, तो आप नोट कर लीजिएगा औसत चाल क्या होती है, समय समान होने पे औसत चाल होती है x + y/2, ये नोट कर लीजिएगा x + y/2। और दूरी समान होने पे ये भी नोट कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तो औसत चाल क्या होती है आपको पता होगा, मैंने बता रखा है काफी बार 2xy/x + y, ये 2 सूत्र होते हैं एवरेज चाल में, आपको पता होना चाहिए। जब दूरी समान हो तब तो ये लगाना है और समय समान हो तब ये लगाना है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ समय समान है या दूरी समान है, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कह रखा है आधे समय, इसका मतलब अगले आधे समय और पहले आधे समय, इसका मतलब समय समान है। और दूरी समान कब होती है, जैसे कहता है राम स्कूल गया स्कूल से वापिस आया, इस तरह का क्वेश्चन होता है, या खेत गया खेत से वापिस आया, तो आपको पता है जितनी दूरी जानते वक्त होगा उतनी दूरी वापस आते वक्त होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना यहाँ क्या समय है, समय समान है, यहाँ समय समान है, इसका मतलब समय समान वाला सूत्र लगेगा x + y/2, ये वाला लगेगा। इसका मतलब आप कर दो जल्दी से 4 + 6/2, 4 + 6/2 आपका कितना आएगा 10/2, 10/2 का मतलब कितना आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। यदि इसी में यदि आपका क्या होता, जैसे कहता है राम घर से
खेत गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, उस वक्त ये सूत्र लगता है आपका जो क्या दूरी समान वाला 2xy बटा x प्लस वाई, उसमें भी आप उत्तर निकाल के देख सकते हो। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आपको पहले बात ध्यान रखना है, समय समान दे रखा है, ये दूरी समान होता तब ये लगता है। आपको पता है ये क्वेश्चन आ भी चुका है दूरी समान देकर, मैंने थोड़ा सा आपको घुमाया है। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में घूमे तो आपको घूम नहीं जाना है, आपको लॉजिक से हल करना है, ये ध्यान रखना हमेशा। मैं कहता हूं आप एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 36 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, परिधि की बात करें ना, परिधि होती है 2 पाई आर। यहाँ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सूत्र, परिधि होता है 2 पाई और क्षेत्रफल होता है, ये वृत्त का आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप हमेशा ध्यान रखना, परिधि तो त्रिज्या जितनी बढ़ाता है उतनी बढ़ता है, जबकि क्षेत्रफल आर स्क्वायर में बढ़ेगा, आर स्क्वायर में बढ़ेगा। इसका मतलब पहले हमने मान लिया कितना था 100, कितना बढ़ा 120 बढ़ा, यानी 120 बटे 100 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि आपको पता है त्रिज्या का आर का स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा। 120 बटे 100 कितनी बार, 2 बार। अब जो कट रहा है वो काट दीजिएगा जल्दी से, तो आपको पता है कितना आया, 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। तो आपका कितना बढ़ेगा, आपको पता है 44% बढ़ गया। पहले 100 था, अब कितना बढ़ गया, 44% आपका बढ़ जाएगा, यानी क्षेत्रफल आपका 44% बढ़ेगा। यदि यहाँ कहता त्रिज्या बताओ, तो त्रिज्या आपकी जितना जो त्रिज्या हम बात करें, त्रिज्या आपको देखकर, यदि यहाँ परिधि कहता ना, सॉरी परिधि की बात कर रहा हूँ, ठीक है, परिधि कहता ना, तो परिधि जितनी त्रिज्या बढ़ती है उतनी बढ़ती है, वो ध्यान रखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 37 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। 2 पूरक कोणों का अनुपात आपको दे रखा है 2:3 है, तो छोटे पूरक कोण का मान बताओ। तो पहले बात तो कर लेते हैं, पूरक कोण कितने डिग्री का होता है। पूरक कोण का मतलब होता है 2 कोण। 2 कोण का मतलब एक हमने x माना और एक y माना, क्या माना, x माना और एक y माना, दोनों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, वो कहलाते हैं पूरक कोण। एक होता है संपूरक कोण, ये भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। 2 पूरक कोणों का योग कितना होता है, आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री, और 2 संपूरक कोणों का योग कितना होता है, आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यह आपको मालूम होना चाहिए पहले बात तो। अब इसका मतलब यहाँ शब्द में ही दे दिया आपको, क्या पूरक कोण है, इसका मतलब दोनों कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब अनुपातों का योग करो, 2 और 3 कितना होगा, 2 + 3 करो, अनुपात कितना हो रहा है 5, 5 बराबर आपको दे दिया, कितना दे दिया, 90 डिग्री दे दिया। इसका मतलब 1 बराबर निकालेंगे तो 90/5, 90/5 का मतलब कितनी बार कटेगा, 18 पॉइंट 90 होता है, 18 बार कटेगा। अब आपको पता है 1 बराबर 18 आ गया, तो आपको पता है 1:2 और 1 3 है, तो 18 गुणा 2 कर दो, 18 गुणा 2 कर दो और 18 गुणा 3 कर दो, 18 गुणा 3 कर दो, आपका जवाब आ जाएगा दोनों कोण, 18 दूनी 36, 18 × 6 = 54। तो एक तो 36 डिग्री का होगा, एक 54 डिग्री का होगा। अब आपका देख लो क्या पूछा है, कहा छोटे कोण की माप बताओ, छोटे कोण का माप कितना होगा, 36 डिग्री होगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल ना, उनका उत्तर सही है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 38 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि 55% विद्यार्थी लड़के हैं, इसका मतलब बॉयज की संख्या आपको कितनी दे दी, आपको दे दी बॉयज की संख्या दे दी 55%। बॉयज की संख्या कितनी दी, 55%। और बात करें गर्ल्स की संख्या कितनी दे रखी है, जल्दी से देख लीजिएगा, गर्ल्स की संख्या आपको दे दी है कितनी, 45%, आपका 45%, क्योंकि 55% ये है तो 45% ये होगा। अब बात कर लेते हैं आगे, आपको क्या दिया, यदि लड़कियों की संख्या 675 है, इसका मतलब गर्ल्स की संख्या कितनी आपको दे रखी है, 45 बराबर आपको कितना दिया, 45% बराबर दे दिया आपको 675। इसका मतलब 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर आएगा 675/45। 1 बराबर कितना है, 675/45। आपको क्या निकालना है, कुल विद्यार्थी बताओ। ध्यान देना, यहाँ ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन वहां आपको बॉयज की संख्या पूछा था, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है कुल विद्यार्थी बताओ। तो कुल विद्यार्थी हम प्रतिशत में कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। आपको कहता ना बॉयज की संख्या बताओ, यानी स्टूडेंट में हम बात करें जो लड़कों की संख्या बताओ, तब हम 55 गुणा में लिखते हैं। आपको कहे टोटल बताओ, तो टोटल कितना होता है, 100 होता है। तो जल्दी से काट दीजिएगा, जल्दी से 5 से काट दो, ये कितनी बार कटेगा, 5 से कटेगा ये 20 बार, और ये 5 से काट दो कितनी बार, 9 बार। ये काटो जल्दी से, 7 बार कटा, कितनी बार, 7 बार, और ये फिर कितनी बार, 5 बार। 75 गुणा 2 का मतलब कितना होगा, 150 और 1 0 यानी 1500। टोटल विद्यार्थी कितने हुए आपके, 1500। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, आप आराम से इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 39 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। √x गुणा √x का मान कितना होगा,
जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। रूट एक्स गुणा रूट एक्स क्या होगा, तो आप सबको पता होगा। पहले बात कर लेते हैं रूट एक्स, यानी अंदर दोनों को गुणा कर दो, एक्स गुणा एक्स क्या होगा, आपको पता है एक्स का स्क्वायर होगा। क्या होगा, एक्स का स्क्वायर। और स्क्वायर और रूट एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, तो कट जाते हैं, तो आपको पता है वैल्यू आएगी एक्स। वैसे भी आपको पता है जब रूट के अंदर दोनों संख्या वो सेम हो तो उसका मान जो होता है वही आता है, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी, एक्स आएगी। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, आराम से आप इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 40 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि एक शहर में प्रत्येक 3 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या रिकॉर्ड तोड़कर डबल हो रही है, रिकॉर्ड तोड़कर कितनी हो रही है, डबल हो रही है, तो वह कितने दिनों में 16 गुणी हो जाएगी। पहले बात कर लेते हैं, आपको पता है इसका, आपको कई बार इसका आ जाता है जैसे मरीजों की संख्या 10% बढ़ रही है या 10% जनसंख्या बढ़ रही है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको करना आना चाहिए। या आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज की तरह हम कर सकते हैं। प्रत्येक 3 दिनों में डबल हो रहा है, इसका मतलब एक का कितना हो जाएगा। यदि हमने प्रारंभ में 1 माना तो हम बात करें कितने दिनों में, 3 दिनों में वो हो जाएगा 2, और फिर अगले 3 दिनों में कितना हो जाएगा, वो इसका डबल होगा, तो 2 का डबल कितना होगा, 4 होगा, इसका डबल होगा 4, फिर अगले 2 दिनों में 3 दिनों में ये इसका क्या हो जाएगा, डबल, यानी 8 हो जाएगा, फिर इसका डबल होगा, यानी 8 का डबल कितना होगा, 16 होगा। तो आपको पता है कितना समय लग गया, जल्दी से देख लीजिएगा। 3 दिन ये, 3 दिन ये, 3 दिन ये, यानी कुल मिला के कितने दिन हो गया, आप देख लीजिएगा 12 दिन। तो हम बात करें कोरोना मरीजों की संख्या 16 गुणी कितने दिनों में हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 12 दिनों में। देख लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक 3 दिन में डबल हो रहा है, तो इसका मतलब डबल करते जाओ, आपको कहां जाकर रोकना है, आपको क्या 16 गुना कितने में हो जाएगा, इसका मतलब 16 ले जाकर रोक दो, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, 12 दिन वाला कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपने चक्रवृद्धि ब्याज में देखा होगा, कोई धनराशि 3 वर्ष में इतनी गुणी हो जाएगी तो कितने वर्षों में इतने गुणी हो जाएगी, इस तरह का क्वेश्चन आपको पता है। तो ये कोरोना से संबंधित मैंने आज दिया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। क्या है, यदि 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, प्रत्येक विद्यार्थी की आयु 2 वर्ष बढ़ जाए तो औसत आयु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है जब औसत आयु, प्रत्येक की आयु बढ़ रही है, इसका मतलब औसत आयु भी 2 बढ़ेगी, इसका मतलब 20 + 2 कर दो, क्योंकि आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। औसत आयु में भी आपको पता है 2 बढ़ जाएगा, यानी 22 वर्ष हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। औसत आपको हमेशा ध्यान रखना, जब प्रत्येक में 2 बढ़ाए 2 घटाए तो औसत में भी 2 बढ़ या घट जाता है, और गुणा करे तब भी यही होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 42 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। 5, 8, 11 श्रेणी का 21वां पद बताओ। तो आपको पता है पहले बात तो अंतर समान है, ये प्रथम पद कितना है, ये एक समांतर श्रेणी है 5 है, और डी का मान कितना है, सार्वंतर डी का मान आपको दिखाई दे रहा है 3 है, 3 बढ़ रहा है। इसका मतलब आपका ए एन का सूत्र आता है, आपको पता होगा समांतर श्रेणी में क्या होता है, ए + n - 1 गुणा डी होता है, ए + n - गुणा डी होता है, ये आपको सूत्र पता होगा। तो ए का मान कितना है, 5 प्लस क्या लिखोगे, n-1, यानी 21 में से 1 घटाओ 20 गुणा डी का मान कितना है, 3 है, 3 है ना, बिल्कुल। तो आप कर लीजिएगा 5 प्लस कितना, 60, यानी आपका जवाब आएगा 65। कितना आएगा, जो 65, आपका जवाब कौन सा है, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। क्या है, 3 sin थीटा + 4 cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, ए sin थीटा नोट कर लीजिएगा, ए sin थीटा + - b cos थीटा, + - b cos थीटा, इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, प्लस या माइनस कुछ भी हो, आपको कोई अधिकतम वैल्यू बताओ, तो आप हमेशा ध्यान रखना अधिकतम वैल्यू क्या होगी, अधिकतम वैल्यू होगी a + b का स्क्वायर का रूट। क्या, a + b का स्क्वायर, आपको पता है कर्ण निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही निकालना है। तो अधिकतम मान ये होता है, और न्यूनतम कहेगा तो जो उत्तर आएगा उसका माइनस लगा देंगे आगे। चलिए अधिकतम मान निकालते हैं। आपको पता है 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, आपको पता है कितना आएगा, 9 और 16 कितना होगा, 25, और 25 का रूट आपको पता है कितना आएगा, 25 का रूट आएगा आपका 5। इसका मतलब अधिकतम मान कितना होगा, +5 होगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और न्यूनतम मान की कहता, अब अधिकतम मान कहे तब तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा, और न्यूनतम की कहे तो इसका जो उत्तर है ना, इसके आगे माइनस लगा दो, अधिकतम के आगे माइनस लगा दो, यानी न्यूनतम की बात करें तो -5 होगा। यह आप इस तरह से ध्यान रखना, हमेशा इस तरह का क्वेश्चन काफी बार आ जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, ये आप नोट कर लीजिएगा, जिनको पता नहीं है टेक्निकल के लिए खास तौर से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 44 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, 333 में भाग 3 तो आपको पता है इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो पहले भाग के आगे वाले को उल्टा कर देते, गुणा में चेंज करते 1/3 और गुणा में करके 1/3। अब आपको पता है 3 से काट दो, ये कितनी बार कटेगा,
111 बार कटेगा, फिर 3 से काटो कितनी बार कटेगा, 37 बार। तो आपका जवाब आएगा 37। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 37 होगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, ध्यान से करिएगा। और काफी सारे विद्यार्थी 3 से 3 कट गए और 333 कर देते, वो जवाब गलत होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 1 मील में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो आपकी जो आर्मी की रेस होती है वो 1 मील की होती है, आपको पता है लगभग 1600 मीटर की होती है। आपकी आर्मी की रेस कितनी होती है, 1600 मीटर की होती है, तो वही 1 मील होता है। लगभग हम बात करें मीटर कितने होते हैं, 1600 मीटर होते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही, ध्यान रखिएगा। वास्तव में एकदम लगभग कहे 1600 और पूरा कहे तो 1608 मीटर होते हैं। 1 मील में कितने मीटर होते हैं, 1608 मीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं आपके स्क्रीन के सामने 46। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। कीट का कीटनाशक है, कीट का विनाश कौन करता है, कीटनाशक करता है। आपको पता है कीट का विनाश कौन करता है, कीटनाशक। तो कोरोना का विनाश हम बात करें सैनिटाइजर। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, तो आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए दोस्तों, ये भी एक कोरोना से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। किशन को ये लिखा जाता है, किशन को ये लिखा जाता है, तो एजुकेशन को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे है, थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट ऐसे कर लेना। तो किशन को आपको पता है क्या किया है, KISHAN, KISHAN को क्या किया आपको पता है, SIK। फिर बात कर लेते हैं आगे क्या किया, जल्दी से देख लीजिएगा। NAH, इसका मतलब क्या किया, देखो इस तरह तिरछा किया और इसको तिरछा, और ये सेम रखा। इसका मतलब इस तरह आपको क्रॉस बनाना है, बिल्कुल क्रॉस बनाना है, तो आप आराम से कर लोगे। इसका भी क्रॉस बनाओ और ये करो, यानी आपको इस तरह से क्रॉस बनाना है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन का क्रॉस बना के देखो अगले वाले का। चलिए मैं करके बताता हूँ। आपको दे रखा है एजुकेशन, एजुकेशन EDUCATION, थोड़ा नाम बड़ा जरूर है लेकिन आप कर लोगे आराम से। इसका क्रॉस बनाओ ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसका क्रॉस बनाओ ऐसे, और इसका भी क्रॉस बनाओ ऐसे। बिल्कुल आप आराम से इस क्वेश्चन का हल कर पाओगे आराम से। चलिए देख लीजिएगा, यहाँ क्या आएगा, यू आएगा। यहाँ क्या आएगा, यू ही आएगा ना, बिल्कुल यू। फिर बात करें डी का, डी रहेगा और ई आ जाएगा। फिर बात करें यहाँ आएगा टी और AC। फिर बात कर लेते हैं NOI, बिल्कुल। तो आप इस तरह से क्रॉस करके इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो आप आराम से कर लोगे। UDE। आगे बात कर लेते हैं UDE, हम बात करें TA, UDE TAC। एक मिनट देख लीजिएगा, NOI, बिल्कुल यही है ना, एक बार देख लीजिएगा आराम से, देख लीजिएगा आप आराम से, यही है ना, देख लीजिएगा ये वाला ऑप्शन दे रखा है ना, वही है। देख लेना एक बार, मैच करा लेना, क्योंकि जल्दीबाजी में कई बार हो सकता है मैंने मैच सही कराया ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े, TACN, बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 48 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, श्रेणी का है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ा, दुगुना करके 3 जोड़ा। फिर बात कर लेते हैं 13 दूनी 26 में कितना जोड़ा, आपको पता है 26 में जोड़ा है। जल्दी से देख लीजिएगा कितना जोड़ा है, 6 जोड़ा है ना, तभी तो 32 होगा। ये देखो 13 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। आगे बात कर लेते हैं, 32 दुगुना कर रहा था ना, तो 32 दूनी 64, और 64 में कितना जोड़ा है, जल्दी से देख लीजिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। 64 में आगे कितना जोड़ा है, देख लीजिएगा, 9 जोड़ने पे कितना होता है, 73 होता है। अब बात कर लेते हैं 73 को कितने गुणा करो, दुगुना करो। 73 का दुगुना कितना होगा, आपको पता है 6 और कितना 14, 146, और कितना जोड़ना पड़ेगा, देखो 3 का पहाड़ा जोड़ है, 3 दूनी 6, 3 3 9, और 4 3 कितना होगा, 12 जोड़ना पड़ेगा। 12 जोड़ दो जल्दी से, 8, और फिर कितना 5 और 158 आएगा। आपका जवाब कौन सा आएगा, 158। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर से एक बार करेक्शन कर लेना, कोई भी मिस्टेक लगे तो थोड़ी सी आराम से दिखाई दे रही है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है। तो लीप वर्ष में फरवरी आप सबको पता होगा कितने दिनों की होती है, 29 दिनों की होती है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है, जबकि बाकी वर्षों में 28 दिनों की होती है। लीप वर्ष वो होती है जिसमें 4 का भाग जाता है, वो लीप वर्ष होता है। जैसे 2004 है, 2008 है, इस तरह के मतलब लीप वर्ष होते हैं, आपको पता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 50, जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, शैलेश ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे नाना की नातिन, नाना की नातिन का मतलब हुआ दोई थी, नाने की दोई थी कौन होगी, मतलब उस शैलेश की क्या होगी, बहन होगी। शैलेश की क्या होगी, बहन होगी, बिल्कुल। की बेटी का भाई, इसका मतलब जो बेटी होगी उसकी बहन की बेटी होगी, वो क्या लगेगी, उसके भांजी लगेगी। और उसका भाई, इसका मतलब वो भांजा हुआ, उस शैलेश का क्या हुआ, भांजा हुआ। एक बात तो कर लेते हैं, ये शैलेश का भांजा।
तो शैलेश उस तस्वीर के क्या लगता है, इसका मतलब भांजा होता है उसके, जो शैलेश क्या लगेगा, मामा लगेगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आराम से इस क्वेश्चन का हल कर पाओगे, इस तरह का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताएगा। और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि इस क्वेश्चन में आपके 50 में से 35 प्लस है, 50 में से 35 प्लस है, तो आपकी बहुत ही बढ़िया तैयारी है। क्योंकि अभी न्यू पैटर्न के अनुसार बिल्कुल मैंने करंट टाइम के भी क्वेश्चन लिए, काफ़ी सारी क्लास बड़ी आपको लगी होगी। तो क्लास को लाइक करके जाइएगा। और जो आर्मी एजुकेशन हब चैनल पे नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ क्लास आपको पता है आर्मी कृष्ण एजुकेशन और इस पर रेगुलर क्लास आपकी प्रोवाइड की जाती है। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो पुराने वाला हमारा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लो। एक दिन कभी उस पर क्लास, कभी उस पर लगती है। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।